Hello students, in this video we will continue further with ionic equilibrium. We will move on to the last part of the chapter, that is basically indicator theory. Now what are indicators? Indicators are basically those compounds which indicate the end point of a particular titration. अब आप लोगों ने titration किया हुआ है स्कूल में जब प्रैक्टिकल्स होते हैं टाइट्रेशन में बेसिकली क्या होता है कि देयर इज वन सोल्यूशन जिसका स्ट्रेंथ हमें पता नहीं होता ओके तो उसका स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम लोग टाइट्रेशन करता है। आप टाइट्रेशन कैसे करते हो? सो लेट्स से आप एक बीकर में यू टेक 10 ml और 20 ml ऑफ अ सोल्यूशन whose concentration is unknown. Okay, so it could be acid, it could be base, जिसका concentration हमें नहीं पता। एंड फिर हम लोग क्या करता है कि हम लोग ब्यूरेट से ये इस तरह से ये ब्यूरेट होता है। ब्यूरेट में मान लो यहां पे एसिड है, लेट्स से इफ दिस इज योर एसिड सोल्यूशन, तो ब्यूरेट में आप बेस देते हो जिसकी स्ट्रेंथ हमें पता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन इज नोन टू अस। ओके, मोलारिटी इज नोन टू अस। ना यहां पे धीरे 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 आप बेस थोड़ा 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 ऐड करते जाते हो। ना बिफोर यू स्टार्ट ऑफ विद द रिएक्शन आप हमेशा एक चीज इसमें ऐड करते हो, दैट इज कॉल्ड एज इंडिकेटर। ना इंडिकेटर कैन बी कॉमनली जो आप ऐड करते हो दैट इज फिनोल्फ्थेलिन या फिर मिथाइल ऑरेंज। ये दो इंडिकेटर्स कॉमनली आप लैब्स में यूज करते हो। ओके, सो जब आप ये इंडिकेटर्स यहां पे ऐड करते हो तो इंडिकेटर का काम क्या होता है? इंडिकेटर का काम ये होता है कि आपको इंडिकेट कर देता है कि अब आपको रिएक्शन रोकना है, रिएक्शन खत्म हो चुका है। ओके, सो अगर जब आप फिनोल्फ्थेलिन ऐड करते हो तो आपको पता है कि इनिशियली फिनोल्फ्थेलिन इज कलरलेस। फिनोल्फ्थेलिन इज कलरलेस। अच्छा, नाउ आप धीरे धीरे बेस ऐड करते जाओगे। ये बेस जो है ये एसिड के साथ रिएक्ट करता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये पूरा का पूरा एसिड रिएक्ट कर चुका होगा। जैसे ये पूरा का पूरा एसिड रिएक्ट कर जाता है, वंस एंटायर एसिड रिएक्ट्स, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं एंड पॉइंट, कि अब आपको आपका रिएक्शन रोकना है। ओके, या इक्विवेलेंस पॉइंट, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है बट हम लोग अभी दोनों को सेम मानता है। सो ये इक्विवेलेंस पॉइंट होता है जहां पे द एंटायर सोल्यूशन इज न्यूट्रलाइज्ड ओवर हियर और एंटायर सोल्यूशन रिएक्ट्स। अब आप एक्स्ट्रा बेस अब आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि अब पूरा ये न्यूट्रलाइज हो चुका है। सो इसके बेसिस पे हम लोग क्या करता है, आपको देखो इस सोल्यूशन का वॉल्यूम पता है, सो V1 इज नोन। इसका कॉन्सेंट्रेशन हमें नहीं पता, सो कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट नोन। यहां पे आपको आप ये मेजर कर ही सकते हो कि कितना बेस का वॉल्यूम आपने ऐड किया हुआ है, तो आपको V2 पता है एंड आपको इस बेस का कॉन्सेंट्रेशन भी पता है। सो अब हम लोग अगर जो इफ यू एक्सप्रेस दिस कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटीज, तो आप ये इक्वेशन सीधा यूज कर सकते हो, V1 इंटू N1 दिस इज इक्वल टू V2 इंटू N2। सो ये पता है, ये पता है, ये पता है, इसके बेसिस पे आप N1 फाइंड आउट करोगे। ठीक है, नाउ द थिंग इज ये जो V2 है विच इज द वॉल्यूम ऑफ द बेस, ये आपको यहां से मिलेगा। एंड आइडियली आपको बेस ऐड करना बंद तब कर देना होगा ना जब ये पूरा रिएक्ट हो जाता है। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि ये पूरा रिएक्ट हो चुका है? क्योंकि ये तो सोल्यूशन कलरलेस है एंड आप बेस ऐड करते जाओगे। मान लो आपने कोई इंडिकेटर ऐड ही नहीं किया तो ये कलरलेस है, बेस कलरलेस है, रिएक्शन के बाद जो सॉल्ट बनता है सॉल्ट सोल्यूशन कलरलेस होता है, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कब आपको इस बेस को रोकना है। तो उस केस में इस बेस को स्टॉप कब करना है वो समझने के लिए हम लोग ये जो सब्सटेंस ऐड करते हैं उसको कहा जाता है इंडिकेटर। अब फिनोल्फ्थेलिन अगर जो आप ऐड करते हो तो इनिशियली फिनोल्फ्थेलिन कलरलेस होता है, बट जैसे ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है फिनोल्फ्थेलिन का कलर चेंज हो जाता है एंड बिकम्स पिंक। तो जैसे ये सोल्यूशन पिंक हो जाता है इसका मतलब आपको ये स्टॉप कर देना है, यू हैव टू स्टॉप दिस। सो इंडिकेटर्स जो होते हैं, इंडिकेटर्स आपको ये इंडिकेट करते हैं कि अब आपको टाइट्रेशन स्टॉप करना है। एंड ये आपको कैसे इंडिकेट करता है? बाय
अंडरगोइंग अ कलर चेंज। ठीक है, तब इसी कंसेप्ट को हम लोग अब देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। सो हर एक इंडिकेटर जो होता है इसके दो फॉर्म्स होता है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म जो बेसिकली इनिशियली होता है जब आप ऐड करते हो उस इंडिकेटर को यहां पे, एंड फिर जब रिएक्शन खत्म हो जाता है तो धीरे धीरे ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म जो होता है वो इंडिकेटर के आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एंड अनआयोनाइज्ड फॉर्म का कलर डिफरेंट होता है, आयोनाइज्ड फॉर्म का कलर डिफरेंट होता है। तो जैसे ही आपका रिएक्शन खत्म हो जाता है इंडिकेटर या आयोनाइज्ड फॉर्म में चला जाता है, एंड आयोनाइज्ड फॉर्म का कलर डिफरेंट होता है तो वो आपको बता देता है कि नहीं अब रिएक्शन आपको स्टॉप करना है। सो जैसे फिनोल्फ्थेलिन के केस में अनआयोनाइज्ड फॉर्म जो होता है वो कलरलेस होता है एंड आयोनाइज्ड फॉर्म जो होता है वो पिंक होता है। ओके, तो जैसे ही पिंक कलर आ गया इट मीन्स यू हैव टू स्टॉप द रिएक्शन। तो बेस्ड ऑन द कलर चेंजेस इंडिकेटर्स टेल अस कि व्हेन डू वी नीड टू स्टॉप द रिएक्शन। ओके, now indicators can either be your weak acids and they can be weak bases. Normally ये organic acids या bases होता है। Okay, now let's look at an acidic indicator. Let's try to understand ये indicators work कैसे करता है। So acidic indicator को मैं HIN के फॉर्म में दिखाता हूं। So on dissociation इसका ionized फॉर्म ऐसा होगा H+ and IN-। This is unionized form and this is basically the ionized form. Okay, now इसका कलर डिफरेंट होता है, H+ का तो खैर कोई कलर नहीं होता, तो इसका कलर डिफरेंट होता है और इसका कलर डिफरेंट होता है। ओके, नाउ यहां पे आई कैन राइट KIN is simply equal to concentration of H+ into concentration of IN- divided by concentration of HIN. Okay, now I can write H+ as concentration of H+ as KIN into concentration of HIN divided by concentration of IN-। ठीक है, अब अगर जो मुझे pH फाइंड आउट करना है तो मुझे नेगेटिव लॉग दोनों साइड पे देना होगा। So when you take minus log on both sides, what will happen is you will get pH as pKIN plus log of IN- divided by HIN. Now you can, आप खुद से ये कर सकते हैं, you can do it. Okay. हमें ये पता है कि ये वीक एसिड्स या वीक बेसिस होता है, यहां पे हम लोग ये वीक एसिड कंसिडर कर रहे हैं। सो बिकॉज इट इज वीक एसिड यहां पे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वुड बी नेग्लिजिबल। लेट मी राइट दिस, अल्फा इज नेग्लिजिबल। ठीक है, नाउ ये IN- दिस इज द आयोनाइज्ड फॉर्म एंड HIN इज अनआयोनाइज्ड फॉर्म। अब आपका जो सोल्यूशन होता है इस सोल्यूशन में दोनों प्रेजेंट है ना। अब मान लो ये इंडिकेटर का आप सोल्यूशन लो तो HIN भी प्रेजेंट होगा और IN- भी प्रेजेंट होगा। अब मान लो HIN का कलर, लेट्स से द कलर ऑफ HIN इज ब्लू एंड कलर ऑफ IN- लेट्स से इट इज रेड। ओके, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं। ओके, तो जब ये दोनों चीजें प्रेजेंट होंगी तो सोल्यूशन का जो कलर होगा वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। अब सोल्यूशन आपको ब्लू बस कब दिखाई देगा? सोल्यूशन आपको ब्लू तब दिखाई देगा जब HIN का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा तब। एंड सोल्यूशन आपको रेड कब दिखाई देगा? जब IN- का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा तब ये सोल्यूशन रेड दिखाई देगा। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि IN- का कॉन्सेंट्रेशन कितना ज्यादा होना चाहिए ताकि आपको रेड दिखाई दे, एंड HIN का कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए ताकि ये ब्लू दिखाई दे सोल्यूशन। इसके लिए देयर इज अ रेशियो दैट वी कंसिडर। अगर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HIN इज मोर देन 10 टाइम्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ IN- तो सोल्यूशन जो है वो आपको ब्लू दिखाई देगा। इट्स लाइक HIN बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है ना। बेसिकली अगर जो ये आपका रेशियो HIN to IN- is greater than 10, it means this is present in large quantity
So the solution will appear blue to you. And similarly solution red कब appear करेगा? जब if in minus 2HIN, if this ratio is greater than 10, solution will appear red to you. So now we know this. ये exact 10 हर जगह पे applicable नहीं है. कोई कोई केसेस में ये 15 चाहिए होता है, मतलब नंबर ये रेशियो शुड बी मोर देन 15 टाइम्स. कोई केसेस में 8-9 टाइम्स से ज्यादा होना चाहिए. बट नॉर्मली मेडिकल फैक्ट या अकॉर्डिंग टू मेडिसिन इट इज सेड दैट दो कलर्स में डिफरेंशिएट करने के लिए, प्रॉपरली डिफरेंशिएट करने के लिए ये जो रेशियो है दिस हैज टू बी मोर देन 10. ओके, I hope this is clear to you. This ratio should be more than 10. Fine? Okay. Now if अब हम लोग ये यहां पे देखेंगे. So अगर जो आपको मान लो ये नंबर्स, ये जो रेशियो की वैल्यू है, ये विल ट्राई टू पुट इट ओवर हियर. So now I can say, okay, to get the color of In minus, that is ionized form, to get the color of In minus ionized form, I can write In minus to HIN should be greater than 10. Correct? Now if I take log on both sides, so log of In minus 2 log of HIN should be greater than log 10, that is equal to 1. But ये जो रेशियो है, it is, this can be written as PH minus PKIN ना. Correct? This is same as this, and आप इसको कैसे लिख सकते हो? PH minus PKIN, PH minus PKIN. This should be therefore greater than 1. So I can write PH should be greater than 1 plus PKIN. मैं greater than और equal to करता हूं. चलो. So what it means is, if pH is more than, greater than or equal to 1 plus PKIN, उस केस में आपको जो कलर दिखाई देगा, कलर ऑफ द सोल्यूशन या कलर ऑफ द इंडिकेटर will be of ionized form. Color of the indicator should be of ionized form. Okay. Similarly, अगर जो आपको कलर चाहिए अनआयोनाइज्ड फॉर्म का, दैट इज HIN का अगर जो आपको कलर चाहिए, तो बेसिकली ये जो रेशियो है HIN to IN minus, this ratio should be greater than 10. So therefore IN minus to HIN, this ratio should be less than or equal to 1 by 10, that is 0.1. नाउ अब ये आप यहां पे पुट करते हो, मतलब आप दोनों साइड पे लॉग लो, एंड इफ यू सॉल्व दिस, व्हाट यू विल गेट इज, यू विल गेट PH शुड बी लेस देन और इक्वल टू PKIN minus 1. ओके, तो जब तक आपका PH PKIN minus 1 इससे कम होगा तो आपको हमेशा जो कलर है वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म का दिखेगा. अगर जो आपका pH हमेशा इस नंबर से ज्यादा है तो आपका कलर जो है वो हमेशा आपको आयोनाइज्ड फॉर्म में दिखेगा. ओके, तो अब इंडिकेटर्स आप कैसे यूज कर सकते हो? नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट. ये आपको इंपॉर्टेंट पार्ट समझना होगा. ओके, नाउ लेट्स रिवाइज फ्यू थिंग्स. फॉर एसिडिक इंडिकेटर हम लोगों ने ये देखा था, इफ pH इज ग्रेटर देन PKIN plus 1, तो इट मीन्स योर इंडिकेटर इज इन आयोनाइज्ड फॉर्म. जो आपका कलर होगा वो आपको आयोनाइज्ड फॉर्म का कलर मिलेगा. सो मेजरली हम लोगों ने ये यहां पे देखा था कि टू गेट द कलर ऑफ IN minus, दैट इज आयोनाइज्ड फॉर्म, pH should be greater than 1 plus PKIN.
सो इफ pH इज ग्रेटर देन pKin+1, हमें जो इंडिकेटर का जो कलर होगा वो बस आयोनाइज्ड फॉर्म का ही कलर होगा, ठीक है। फिर ये आपको आयोनाइज्ड फॉर्म का कलर कब मिलेगा, जब ये जो रेशियो है आयोनाइज्ड फॉर्म टू अनआयोनाइज्ड फॉर्म, ये रेशियो हैज टू बी मोर देन 10, ओके। नाउ व्हेन दिस रेशियो इज मोर देन 10, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी होगी वो देखते हैं। सो HIN it gives you H plus and IN minus. Let's say initial concentration is C, nothing. मान लो C में से X अमाउंट रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे X बनेगा, यहाँ पे X बनेगा, ये फाइनली कितना होगा C माइनस X, दिस विल बी X, दिस विल बी X। अब हमें आयोनाइज्ड फॉर्म का कलर चाहिए, तो ये कंडीशन होती है, तो आयन माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है X, HIN का आप कॉन्सेंट्रेशन कितना है C माइनस X, तो x डिवाइडेड बाय C माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 10, तो x शुड बी ग्रेटर देन, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 10C माइनस 10x आएगा, ये यहां से ये साइड पे चला गया, तो 11x इज ग्रेटर देन 10C, तो आपको ये मिल जाएगा x शुड बी ग्रेटर देन 10/11 टाइम्स C, तो x अपॉन C शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10/11 इज 0.91 अप्रोक्सीमेटली। Now x by C क्या है, x is basically reacted, C is initial amount, reacted upon initial amount, इसको हम लोग degree of dissociation कहते हैं, तो degree of dissociation in this case has to be more than 0.91, that is 91%. So आपको आयोनाइज्ड फॉर्म का कलर तभी दिखाई देगा जब इंडिकेटर जो है हमारा ये 91% से ज्यादा डिसोसिएट हो चुका होगा। सो बहुत ज्यादा डिसोसिएशन है यहाँ पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी हाई। अच्छा, आपको अगर जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म का कलर चाहिए, मतलब आपको बस इसी का कलर चाहिए ना, इसका कलर तब मिलेगा जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होगा, क्योंकि जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा तो मेजरली HIN इसी फॉर्म में होगा एंड आपको जो कलर मिलेगा वो इसी का कलर मिलेगा। सो फॉर अनआयोनाइज्ड फॉर्म pH has to be less than pKin-1, ये हम लोगों ने निकाला हुआ था यहां पे, pH should be less than pKin-1। अच्छा, now pH is अच्छा, एंड ये कब होता है, दिस इज ट्रू व्हेन द रेशियो ऑफ अनआयोनाइज्ड फॉर्म टू आयोनाइज्ड फॉर्म इज ग्रेटर देन 10, तो अनआयोनाइज्ड फॉर्म ज्यादा है, इसलिए हमें अनआयोनाइज्ड फॉर्म का ही कलर मिल रहा है यहां पे। अब HIN विच इज अनआयोनाइज्ड फॉर्म, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इसका कॉन्सेंट्रेशन है C माइनस एक्स, आयोनाइज्ड फॉर्म का कॉन्सेंट्रेशन है X, तो C माइनस एक्स अपॉन एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। अब जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको x बाई सी लेस देन 1/11 आता है, बट x बाई सी इज नथिंग बट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन शुड बी लेस देन 9%। सो what we understand from this is, we understand that अगर जो आपको अनआयोनाइज्ड फॉर्म का कलर चाहिए तो डिसोसिएशन बहुत कम होना चाहिए, एंड आपको अगर जो आयोनाइज्ड फॉर्म का कलर चाहिए तो डिसोसिएशन बहुत ज्यादा होना चाहिए। ओके, ना हमें यह पता है कि अगर जो आपका pH इस नंबर से कम है, pKin-1 से कम है, तो बस आपको अनआयोनाइज्ड फॉर्म का ही कलर मिलेगा, एंड अगर जो आपका pH जो है वो इस नंबर से ज्यादा है, pKin+1, तो आपको बस आयोनाइज्ड फॉर्म का ही कलर मिलेगा। तो कलर चेंज कब होगा, कलर चेंज है आपको अलग कलर कब मिलेगा, जब आपका pH इन दो नंबर्स के बीच में होगा तब। सो अगर जो आपका pH यहां से यहां तक चेंज होता है तो अब आपको कलर चेंज भी मिलेगा। ओके, आई रिपीट दिस, when pH is less than this number, you will get the color of unionized form. When pH is more than this number, you will get the color of ionized form. But when pH is between these two numbers, हमें जो color मिलेगा that will be combination of two colors. तो इस pH range को कहा जाता है pH range of indicator. So pH range of indicator is between pKin+1 to pKin-1. pH जब इनके बीच में होता है तो इस रेंज को कहा जाता है pH रेंज ऑफ इंडिकेटर। नाउ इन pH रेंज कलर चेंजेस ऑब्जर्व्ड। ओके, नाउ इस pH रेंज, ये pH रेंज आपको कब मिलेगी, ये तब मिलेगी जब ये जो रेशियो है
आयोनाइज्ड फॉर्म टू अनआयोनाइज्ड फॉर्म, ये रेशियो 10 और 1/10 के बीच में होना चाहिए. सो दिस इज द pH रेंज ऑफ द इंडिकेटर. ओके, नाउ लेट्स सी हाउ डू यू यूज द इंडिकेटर. ये pH रेंज का मीनिंग क्या है? ओके, सो मैं एक इमेजिनरी इंडिकेटर देता हूं. लेट्स कंसिडर अ हाइपोथेटिकल इंडिकेटर जिसके लिए pKin की वैल्यू लेट्स से इट इज गिवन टू यू एज 6. आपको ये दिया हुआ है अनआयोनाइज्ड फॉर्म में इसका कलर रेड होता है, आयोनाइज्ड फॉर्म में इसका कलर ब्लू होता है. जब आपका pH इज लेस देन pKin -1, मतलब 6 - 1 विच इज लेस देन 5, तो कलर ऑफ द सोल्यूशन इज ऑलवेज द कलर ऑफ अनआयोनाइज्ड फॉर्म. आपका अनआयोनाइज्ड फॉर्म का कलर रेड है, तो आई कैन से इफ pH इज लेस देन 5, आपका कलर जो होगा वो होगा रेड. सिमिलरली if pH is greater than pKin +1, if pH is greater than 7, तो ये कंडीशन हमें ये कहती है कि कलर जो आपका होगा वो मेजरली आयोनाइज्ड फॉर्म का होगा, दैट इज In- का कलर होगा. अच्छा, सो इफ pH is greater than 7, In- का कलर ब्लू होता है, तो सोल्यूशन का जो कलर होगा वो ब्लू होगा. सो नाउ वी नो दिस इज एन इमेजिनरी इंडिकेटर. हाँ, मैं एक इमेजिनरी केस ले रहा हूं. So if pH is less than 5, the color of the solution or the indicator will be red. If pH is greater than 7, color of the indicator will be blue. And if pH is between these two numbers, आपका कलर जो होगा वो रेड एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन होगा, रेड एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन. ठीक है. नाउ हमें इंडिकेटर्स क्यों यूज आता है? टाइट्रेशन का एंड पॉइंट चेक करने के लिए इंडिकेटर्स काम आता है, मतलब कि कहां पे आपको टाइट्रेशन रोकना है. ओके, नाउ ये हम लोग कैसे करता है? सो लेट्स कंसिडर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइट्रेशंस. ओके, एंड लेट्स सी कि वेदर दिस इंडिकेटर इज यूजफुल फॉर दिस टाइट्रेशन. यूजफुल है या नहीं है वो देखता है. नाउ बिफोर टाइट्रेशन आप देखो फ्लास्क में एक सोल्यूशन देते हो, आइदर इट इज एसिडिक सोल्यूशन और बेसिक सोल्यूशन. मान लो आप फ्लास्क में जो सोल्यूशन देते हो उसका pH 2 है. सो बिफोर टाइट्रेशन pH इज 2. सो इफ pH इज लेस देन 5, आप इसमें इंडिकेटर ऐड करोगे तो इंडिकेटर का कलर रेड होगा. सो बिफोर टाइट्रेशन ये जो सोल्यूशन है इसका कलर जो होगा दैट विल बी रेड. ओके, मान लो टाइट्रेशन जब खत्म होता है, ओके, तब आपको पता है कि इस सोल्यूशन का जो pH है वो हो जाता है 4.5. नाउ इफ pH इज 4.5 एट एंड पॉइंट और एट इक्विवेलेंस पॉइंट. इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब पूरा आपका रिएक्शन खत्म हो चुका है, अब आपको रोकना है. ओके, यू हैव टू स्टॉप इट. एंड कैसे आपको समझ में आएगा स्टॉप करना है या नहीं है? वो तो इंडिकेटर का काम होता है. इट शुड आइडियली इंडिकेट. बट मान लो कि एट इक्विवेलेंस पॉइंट आपको पता है कि pH मान लो 4.5 है इस सोल्यूशन का. तो इफ pH इज 4.5, pH इज स्टिल लेस देन 5, राइट? तो यहां पे भी सोल्यूशन का जो कलर होगा वो रेड ही होगा. तो टाइट्रेशन के पहले भी कलर रेड है एंड एट इक्विवेलेंस पॉइंट भी रेड है, तो इंडिकेटर ने तो अपना कलर चेंज ही नहीं किया ना. तो इंडिकेटर ने अपना कलर चेंज ही नहीं किया, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि आपको रोकना है? तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको किस पॉइंट पे रोकना है, क्योंकि इंडिकेटर ने तो अपना कलर चेंज किया ही नहीं. सो इस केस में क्या प्रॉब्लम आएगा? इस केस में ये प्रॉब्लम आएगा कि आप ये इंडिकेटर यूज नहीं कर सकते. दिस इंडिकेटर कैन नॉट बी यूज्ड. इंडिकेटर कैन नॉट बी यूज्ड. ठीक है, क्योंकि इवन एट द इक्विवेलेंस पॉइंट योर कलर इज नॉट चेंजिंग. योर कलर इज नॉट चेंजिंग, सो यू कैन नॉट नो. आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इक्विवेलेंस पॉइंट कब आ गया, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कब आप टाइट्रेशन रोक दोगे. सो ऐसा इंडिकेटर तो कोई काम का ही नहीं है. इट्स एज गुड एज दिस. मान लो आप सिग्नल पे हो, ओके, एंड रेड सिग्नल का काम होता है कि ट्रैफिक को रोकना, ग्रीन सिग्नल का काम होता है ट्रैफिक को जाने देना. अब मान लो ट्रैफिक को रोकने के लिए हम लोग रेड सिग्नल लगा देते हैं, तो ट्रैफिक रुकी हुई है. ओके, या हम लोग मान के चलते कि वो सिग्नल में ना कुछ तो प्रॉब्लम है कि उसमें बस हमेशा ग्रीन सिग्नल ही दिखाई देता है. तो उसमें अगर जो हमेशा ग्रीन सिग्नल ही दिखाई देता है तो आपको लगता है कभी भी ट्रैफिक रुकेगा.
क्योंकि उसको तो ऐसे ही लगेगा ना, ग्रीन सिग्नल ही है हमेशा, तो आपको बस हमेशा चलते ही जाना है, चलते ही जाना है, चलते ही जाना है, तो ऐसा सिग्नल तो कोई काम का ही नहीं है हमारे। वैसे ही अगर जो हमेशा इंडिकेटर का कलर रेड है तो हमें समझ में ही नहीं आएगा कि टाइट्रेशन कब रोकना है, तो ऐसा इंडिकेटर तो हमारे कोई काम का ही नहीं है। कलर चेंज होना चाहिए ना, ग्रीन से रेड जब कलर होता है तब जाके ट्रैफिक रुकती है, तो यहां पे भी कलर चेंज होना चाहिए। सो अब हम लोग सेकेंड टाइट्रेशन कंसिडर करते हैं। मान लो इस टाइट्रेशन में बिफोर टाइट्रेशन आपका pH 2.5 है। नाउ दिस pH 2.5 इट इज स्टिल लेस देन 5, तो हमारे इंडिकेटर के बेसिस पे इस सोल्यूशन का कलर रेड होगा। ओके, एंड आपको पता है कि मान लो एट इक्विवेलेंस पॉइंट अगर जो pH 6 होने वाला है, तो जब pH 6 होता है तो pH 6 इज बिटवीन 5 एंड 7, तो यहां पे जो कलर मिलेगा आपको एटलीस्ट दैट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेड प्लस ब्लू। So you will get a different color over here as compared to this color. So since you are getting a different color over here, आपको समझ में आएगा कि अरे कलर चेंज हो चुका है, तो अब आपको रोकना है, you have to stop the titration. So this indicator, the above indicator can be used to carry out this titration. Okay. Similarly, यहां पे टाइट्रेशन 3 में अगर जो मान लो इनिशियली आपका pH 5.5 है, तो इट इज बिटवीन 5 एंड 7, तो यहां पे आपका सोल्यूशन का जो कलर होगा दैट इज रेड प्लस ब्लू। एंड टाइट्रेशन के बाद मान लो एट इक्विवेलेंस पॉइंट pH आपका 8 हो जाता है। pH 8 मीन्स pH इज ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7 मतलब सोल्यूशन का कलर जो है वो ब्लू होगा। So now this will become blue. तो यहां पे भी आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पे भी there has been a color change, रेडिश ब्लू से प्रॉपर ब्लू हो रहा है, तो कलर चेंज हो रहा है, तो आप यहां पे भी ये इंडिकेटर। सो दिस फॉर दिस टाइट्रेशन एंड फॉर दिस टाइट्रेशन यू कैन यूज द अबव इंडिकेटर। So you have to remember this, indicators can only be used if there is a color change at equivalence point. बट इक्विवेलेंस पॉइंट पे कलर चेंज ही ना हो तो आप उस इंडिकेटर को यूज नहीं कर सकते। ओके, नाउ कुछ ऐसे इंडिकेटर्स है जिनको हम लोग कॉमनली यूज करते हैं और जिनकी pH रेंज दी हुई है। सो फिनोल्फ्थेलिन जो होता है, फिनोल्फ्थेलिन का pH रेंज होता है 8.3 to 10। pH रेंज क्या होता है, हम लोगों ने देखा है pH रेंज। pH range is basically pKin plus 1 to pKin minus 1. This is basically the pH range. Okay. Now for phenolphthalein pH range is 8.3. Okay. आपको ना ये कुछ नंबर्स याद रखने, you have to remember them at least for phenolphthalein, methyl orange and methyl red. इनफैक्ट ये पांचों याद रख लो। एंड phenolphthalein के केस में जब अनडिसोसिएटेड होता है तो कलरलेस होता है, डिसोसिएटेड फॉर्म का कलर पिंक होता है। मिथाइल ऑरेंज के लिए pH रेंज 3.1 to 4.4। अच्छा, इस रेंज में आपको कलर चेंज दिखाई देगा बिफोर। अच्छा, अनडिसोसिएटेड फॉर्म इज रेड, डिसोसिएटेड फॉर्म इज येलो, सो अकॉर्डिंगली ये आपके कलर्स है। ओके, नाउ फिनोल्फ्थेलिन एंड मिथाइल ऑरेंज के लिए दो चीजें अब हम लोग देखेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगर जो आप NaOH एंड HCl को रिएक्ट करवाते हो, आप ये न्यूट्रलाइजेशन कैरी आउट करते हो, एंड मान लो ये एंड पॉइंट इंडिकेट करने के लिए अगर जो फिनोल्फ्थेलिन इज यूज्ड एज इंडिकेटर, मान लो हम लोग फिनोल्फ्थेलिन को इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं, तो इट कैन बी वेरी वेल यूज्ड एज ए इंडिकेटर। ये तभी आपको इंडिकेट करता है रिएक्शन, मतलब ये कलर चेंज आपको तभी दिखाता है जब आपका रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेट्स 100% कंप्लीशन, विच मीन्स ये अपना कलर चेंज तब तक नहीं करेगा जब तक आपका रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। ओके, सो एक बार आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, उसी के बाद इट गिव्स यू द कलर चेंज। सो इफ यू आर यूजिंग फिनोल्फ्थेलिन एज एन इंडिकेटर, ये रिएक्शन कंप्लीट होगा तो आई कैन सिंपली से 1 मोल ऑफ NaOH विल, या
moles of NaOH will be equal to moles of HCl. जितने भी NaOH के मोल्स है उतने ही HCl के मोल्स भी होंगे, क्योंकि ये रिएक्शन 100% कंप्लीट हो रहा है एंड हमें पता है 1 मोल ऑफ दिस रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ दिस. सो NaOH के जितने भी मोल्स है HCl के उतने ही मोल्स होंगे. अच्छा, फिनोल्फ्थेलिन विथ अगर जो Na2CO3 है तो Na2CO3 ये 2 स्टेप्स में रिएक्ट करता है HCl के साथ. फर्स्ट स्टेप में इट फॉर्म्स NaHCO3 एंड सेकेंड स्टेप में NaHCO3 अगेन रिएक्ट्स विथ HCl टू गिव यू दिस रिएक्शन. नाउ इन दिस केस फिनोल्फ्थेलिन बस इसी चेंज को इंडिकेट करता है, इस चेंज को वो इंडिकेट नहीं करता. तो फिनोल्फ्थेलिन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर दिस रिएक्शन, इट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर दिस रिएक्शन. So when you are using phenolphthalein as an indicator, I can say 1 mole of this reacts with 1 mole of this. So number of moles of Na2CO3 is equal to number of moles of HCl. ठीक है. आप फिनोल्फ्थेलिन यूज करते हो तो NaHCO3 और HCl का रिएक्शन फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेट ही नहीं करेगा. फाइन. If you are using methyl orange, NaOH एंड HCl का रिएक्शन भी 100% इंडिकेट करता है. तो आप जब NaOH यूज करते हो, आप जब मिथाइल ऑरेंज यूज करते हो तो आई कैन राइट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl. ओके, सो इसके जितने मोल्स है उतने ही इसके भी मोल्स होंगे. आप अगर जो मिथाइल ऑरेंज Na2CO3 के लिए यूज करते हो तो Na2CO3 एक्चुअल में ये 2 स्टेप्स में रिएक्ट करता है. तो फाइनल रिएक्शन ये होता है 1 मोल ऑफ Na2CO3 रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ HCl. ओके, एंड मिथाइल ऑरेंज ये दोनों चेंजेस इंडिकेट करता है. इट इंडिकेट्स बोथ स्टेप्स. सो इफ यू आर यूजिंग मिथाइल ऑरेंज, ओके, I can say that 1 mole of Na2CO3 reacts with 2 moles of HCl. So therefore, if number of moles of Na2CO3 is X, then number of moles of HCl reacted is 2X. क्योंकि मिथाइल ऑरेंज ये पूरा चेंज इंडिकेट करता है एंड पूरे स्टेप में, मतलब ये जब रिएक्शन पूरा दोनों स्टेप्स जब होता है तो 2 moles of HCl react, right? 2 moles of HCl are reacting. Okay. Now ये वाला जो सेक्शन है इस पे काफी बार क्वेश्चंस आते हैं. सो फिनोल्फ्थेलिन के केस में Na2CO3 only reacts with 1 mole of HCl and when you are using methyl orange as an indicator, आपको ये याद रखना है 1 mole of Na2CO3 reacts with 2 moles of HCl. We'll stop over here.